हेलो एस्पायरेंट्स, 19 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 15 न्यूज आइटम्स है जो पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है यूजीसी डिनाइज स्टॉपिंग फंड्स टू जेएनयू सेज लेटर फॉर्ज्ड। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक लेटर आया है जेएनयू को। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है इस लेटर में कि ये जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो ये ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज, दलित्स, इनके ऊपर स्टडी करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट जो हो रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है, तो उसके ऊपर ये जो स्टडी होती है, रिसर्च होती है, इस सेंटर को अब वो फंडिंग नहीं देंगे। तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ये भी आया था कि प्लान टू प्लान बेसिस पे अगर अप्रूव किया गया तो फंडिंग दिया जाएगा। तो वो क्लैरिफिकेशन भी आया था। और अब ये न्यूज आया है कि यूजीसी कह रहे हैं कि हमने ऐसा लेटर ही नहीं भेजा, वो फॉर्ज्ड लेटर है। तो ये वो क्लेम कर रहे हैं, पर वो इन्होंने क्लैरिफाई अभी यही किया है कि वो प्लान टू प्लान बेसिस ही अप्रूव करेंगे। तो वो तो बात है रहेगी। फिर अगला न्यूज आइटम है पॉस्को टू रिटर्न लैंड टू ओडिशा गवर्नमेंट। तो ये पॉस्को साउथ कोरियन स्टील फर्म है, तो इन्होंने यहाँ पे लैंड अक्वायर किया था। एक्चुअली ओडिशा गवर्नमेंट ने लैंड अक्वायर करके इनको लीज पे दिया था। तो ये लैंड लीज पे अब इनके पास इतने समय से पड़ी है। 2005 में ये एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पॉस्को का और ओडिशा गवर्नमेंट का। तो अब तक यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई नहीं है, तो अब वो पॉस्को वही कह रहे हैं कि हम ये लैंड रिटर्न कर देंगे ओडिशा गवर्नमेंट को। तो ओडिशा गवर्नमेंट से भी यही स्टेटमेंट आया है कि जो लैंड रिटर्न किया जाएगा उसको लैंड बैंक में रखा जाएगा, ताकि आगे जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो उस पर वर्क कर सकते हो उस पर। तो ये एक्चुअली प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट ऑफ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे लैंड एक्विजिशन पे मेजरली। काफी सारे लोकल्स यहाँ पे रेडी नहीं थे लैंड एक्विजिशन के लिए, और वो इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पॉस्को अभी उनके लिए फंक्शनिंग और अनसर्टेन हो गया था क्योंकि 2015 में जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसमें जो अमेंडमेंट आया उसके अकॉर्डिंग माइंस ऑक्शन के रूट से ही जा सकती है, क्योंकि कोल ब्लॉक अलोकेशन पे इतना कंट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि ऑक्शन नहीं किया गया था। तो अगर ऑक्शन किया जाएगा तो पॉस्को को माइन आयरन माइंस मिलेंगे भी कि नहीं उसकी भी कंफर्मेशन नहीं होगी। तो इसीलिए उनका अनसर्टेनिटी बढ़ गया, इसलिए फाइनली उन्होंने यही स्टेप लिया है कि वो लैंड रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। ये पूरा पॉस्को लैंड एक्विजिशन के बारे में डिटेल्स है। अगला न्यूज आइटम है 1.04 करोड़ हिट बाय आर्सेनिक कंटामिनेशन इन बंगाल। तो इंडिया में आर्सेनिक कंटामिनेशन की वजह से जो पीपल अफेक्टेड है उनका पॉपुलेशन है 1.48 करोड़, और इसमें से 1.04 करोड़ वेस्ट बंगाल में है। तो ये हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्सेनिक अफेक्टेड पीपल वेस्ट बंगाल में है। सेकेंड आता है बिहार स्टेट, और फिर है असम। तो यहाँ पे काफी सारा पॉपुलेशन आर्सेनिक कंटामिनेशन से अफेक्टेड है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी आर्सेनिक परमिसिबल लिमिट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा ये 0.01 माइक्रोग्राम्स पर लीटर हो सकता है। इंडिया में भी इसको अब ये लेवल पे लाया गया, पहले 0.05 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर लीटर था, अब इसको 0.01 पे ही लाया गया। तो इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए आर्सेनिक कंटेमिनेशन रिमूव करने के लिए। तो जो टेक्नोलॉजी है अभी वो नई है और एक्सपेंसिव है, इसीलिए प्रोग्रेस स्लो रहा है। तो अब यहाँ स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन को यहाँ पे वर्क किया जाए इसके ऊपर। तो आर्सेनिक कंटेमिनेशन एक्चुअली नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, आर्सेनिक की वजह से, और इवन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, इरिगेशन वगैरह, उसमें भी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक आ जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स इनकी वजह से भी होता है। और आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से ह्यूमंस को स्किन डैमेजेस होते हैं, नर्व्स में डैमेजेस हो जाता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्किन में, और कैंसर भी हो सकते हैं, लंग, ब्लैडर, किडनी, लिवर कैंसर्स। फिर अगला न्यूज आइटम है हेल्थ पॉलिसी वांट्स पब्लिक हॉस्पिटल सर्टिफाइड फॉर क्वालिटी। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हमने डिस्कस किया है, ये फाइनलाइज हो गई है, ड्राफ्ट काफी टाइम से था इन सर्कुलेशन, अब इसको फाइनलाइज किया गया है। तो इसके बाद थोड़ी और पॉइंट्स आई है तो हम वही डिस्कस करेंगे। इसका मेन जो हाईलाइट है वो यही है कि ये जीडीपी एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ के लिए उसको इंक्रीज करना चाहता है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिलहाल 1.15% है, तो इसको 2.5% तक लेके जाया जाएगा बाय 2025। तो हेल्थ के लिए स्पेंडिंग इंक्रीज की जाएगी। तो रिसोर्स अलोकेशन किया जाएगा स्टेट्स के लिए। तो हर स्टेट को रिसोर्स अलोकेशन उनके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से किया जाएगा। मतलब कि अगर वो हेल्थ फंक्शन कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको और ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और जो स्टेट्स बैकवर्ड भी है, जिनके पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना है नहीं, इक्विटी है, तो उन स्टेट्स के ऊपर भी ज्यादा फोकस दिया जाएगा। मतलब दोनों साइड से काम किया जाएगा। तो वही है इस पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में। और वो वही कह रहे हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल्स
का क्वालिटी भी सर्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा यूज की जाए उसके लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे। यूटिलाइजेशन 50% से इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे बाय 2025, ये होना चाहिए, ऐसा टारगेट है। इवन जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर एक्चुअली ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी होता है हाउस होल्ड्स का, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। 25% से रिड्यूस हो बाय 2025, तो ये सब टारगेट सेट किए गए हैं। इवन हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करने का भी प्रपोजल है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो सारे इंडिविजुअल्स का, उस पर भी वर्क किया जा रहा है। इवन डिजीज एलिमिनेशन के लिए टारगेट्स रखे गए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए 2025 है, 2017 काला आजार, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इनको एलिमिनेट करने का टारगेट है। इवन लेप्रेसी के लिए 2018 का टारगेट रखा गया है। और ये डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का भी 25% रिडक्शन लाने के लिए भी 2025 का टारगेट रखा गया है। फिर वही है पब्लिक हेल्थ केयर जो है, तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्लस सेकेंडरी हेल्थ केयर भी वो प्रोवाइड करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके लिए वर्क किया जाएगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और टर्शरी हॉस्पिटल्स ज्यादा पेशेंट्स ना पहुंचे, मतलब उनको सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर पे ही सब फैसिलिटीज मिल जाए, इसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। और फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स को पीरियोडिकली सर्टिफाई किया जाएगा क्वालिटी के लिए। इवन सैनिटेशन पे एम्फसाइज किया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, तो एक्सेस टू सेफ वाटर, सैनिटेशन सबको मिले, ये इंश्योर किया जाएगा बाय 2020, 3 साल में। तो सैनिटेशन कवरेज भी कंट्री में काफी कम है, सिर्फ 48% पॉपुलेशन है सैनिटेशन कवरेज में, तो सैनिटेशन इज वेरी मच लिंक टू हेल्थ। और ये जो सारे टारगेट्स है, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, हमने डिस्कस कर लिया, तो वही है ये। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जिस्ट है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लो डाउन ऑन इंडियाज प्लान टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इंडिया में काफी डेथ्स होते हैं, तो एटलीस्ट एवरी ईयर 2.8 मिलियन न्यू केसेस टीबी के आते हैं। और टीबी की वजह से मोर्टालिटी मतलब डेथ्स जो होते हैं वो भी 4,80,000 डेथ्स होती है हर साल। तो टीबी प्रिवेलेंस कंट्री में है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और इसको एलिमिनेट करने का टारगेट है बाय 2025। तो ये फेजिंग आउट के प्लान्स है। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, तो उसके अंदर हर साल भी काफी सारे पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, और ये जो डिक्लाइन है, रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ टीबी, ये काफी कम है। तो वही है कि मतलब अभी भी टीबी केसेस डायग्नोस होते हैं, तो इसके लिए जरूरी ये है कि टीबी ट्रीट करने के लिए कि अर्ली डायग्नोसिस हो। तो अगर अर्ली डायग्नोस होगा, ट्रीटमेंट जल्दी होगा, तो केस डिटेक्शन और ये जो प्लान है कि टीबी एलिमिनेट किया जाए वो जल्दी पहुंचा जाएगा। तो टीबी एलिमिनेशन के लिए यही टारगेट्स रखे गए कि कितना हर साल, हर ना टारगेट मतलब 2015 में कितना इंसिडेंस होगा, और फाइनली 2025 में टारगेट है कि 3 पर 1 लाख पॉपुलेशन इंसिडेंस होना चाहिए टीबी का। फिर ये है रिगार्डिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ टीबी टू, तो टीबी में ड्रग रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सडीआर टीबी भी होता है। तो इस वजह से टीबी को एलिमिनेट करना काफी जरूरी है, और टीबी पेशेंट्स में ड्रग रेजिस्टेंस ना डेवलप हो वो ध्यान रखना भी काफी जरूरी है। तो जो डॉट्स होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, वो भी टीबी के लिए इसीलिए होता है कि ये स्प्रेड ना हो और इसमें ड्रग रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। तो वही है, यहाँ ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर ही ये सब है। तो इंडिया को ये चाहिए कि कंप्लीट कवरेज हो इंडिया में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का। और इसके लिए जो ड्रग है, ग्रेटेस्ट ड्रग है, वो है बेटाक्विलिन, जो इंडिया में अवेलेबल है। तो ये एंटी टीबी मेडिसिन है। और इसके बाद जो नया आया है वो है डेलामिनेट। तो डेलामिनेट को अक्वायर करने के लिए हमने न्यूज में देखा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि डेलामिनेट को भी कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम में इंडिया में लाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो पॉपुलेशन है, एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी का, वो भी काफी हाई है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इसीलिए स्टेप्स लेना जरूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है। तो यही है टीबी एलिमिनेशन का जो प्रोग्राम है उसका डिटेल्स दिया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्लेक्सिंग नैनोटेक टू प्रिवेंट स्टील करोजन। तो ये केरला रिसर्चर्स है, मरीन रिसर्चर्स, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके एक कोटिंग बनाया है जो स्टील पे डाला जाए, अगर कोट किया जाए उसको, तो ये करोजन नहीं होगा, स्टील करोजन नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया कि जो फिशिंग बोट्स वगैरह में जो स्टील यूज होता है, तो उधर करोजन बॉटम में काफी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए ये नैनो टेक्नोलॉजी से ये करोजन
स्टॉप किया जा सकता है, एटलीस्ट 40% रिडक्शन का उन्होंने क्लेम किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है स्लीपर टी सेल्स एक्सपोज्ड। तो ये जो एचआईवी इन्फेक्टेड होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, तो ये काफी टाइम तक रह लेते हैं क्योंकि ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। तो अगर डिटेक्ट नहीं हो पाते तो फिर उसका क्योर नहीं हो पाता है। तो ये नया रिसर्च है, इसमें इन्होंने बताया है कि एक प्रोटीन होता है जो इन डॉर्मेंट या स्लीपिंग टी सेल्स के ऊपर होता है। तो अगर इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो पूरा टी सेल एक्सपोज हो जाएगा और फिर हम एक बार डिटेक्ट हो गया तो क्योर भी ला सकते हैं। तो इसीलिए ये एक स्टेप जो है, ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन किया गया है। तो अब स्लीपर टी सेल्स बाहर निकल के आ सकते हैं, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। तो बायोलॉजिकल क्लॉक हर ह्यूमन में होता है, इनबिल्ट क्लॉक होता है, तो इससे हमारा बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग सब रेगुलेट होता है। तो डे एंड नाइट अंडरस्टैंड करती है बॉडी कि रात है तो सोना है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। तो आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी ये अफेक्ट हो सकता है बायोलॉजिकल क्लॉक। इवन एजिंग जो है, एजिंग प्रोसेस, वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक से ही रेगुलेट होती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक्स कैसे फंक्शन करते हैं उसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। और अब इन्होंने रिसर्च किया ऑन साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, ये अमंग्स द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन यूजिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये साइनोबैक्टीरिया को रेफ्रिजरेट किया गया, उनका जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक का टाइम स्टॉप कर दिया गया और फिर ट्रांजिशन कैसे होते हैं स्टेज टू स्टेज, उनका वो स्टडी किया गया। तो उसके बारे में बायोलॉजिकल क्लॉक्स। फिर तो अगर बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट किया जाए तो एजिंग को भी रिवर्स किया जा सकता है, ऐसी रिसर्च के पोटेंशियल है वहां पे। फिर अगला न्यूज आइटम है टेलीस्कोप अपग्रेड टू स्निफ आउट सोलर स्टॉर्म्स। तो ये टेलीस्कोप जो है ग्रेव्स 3 एक्सपेरिमेंट के टेलीस्कोप से, ये गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीवी एक्सपेरिमेंट से, ये फेज 3। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापानीज यूनिवर्सिटीज का जॉइंट कोलैबोरेशन है। तो ये कॉस्मिक रे लेबोरेटरी यहाँ ऊटी में सेटअप की गई है। तो इनको यहाँ पे टेलीस्कोप्स को अपग्रेड किया जाएगा। ये पहले भी न्यूज थे जब इन्होंने सोलर स्टॉर्म का जो इफेक्ट होता है, सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट किया था जून 2015 में, तो उसके इफेक्ट को इन्होंने क्लियरली डिटेक्ट किया था। तो इसके लिए ये न्यूज में थे पहले भी, ग्रेव्स 3। और अभी ये न्यूज है कि ये अपग्रेड किया जाएगा तो और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि स्टॉर्म्स जो है वो कितना ट्रैवल करते हैं अर्थ की तरफ सन से, और फिर वो कब पहुंचेंगे, तो उनको करेक्टली प्रिडिक्ट करना, ये सब में भी ये इफेक्टिव रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन क्या है ये डिटेक्टेड पार्टिकल्स का, वो कितना इंटेंसिटी से, क्या इंटेंसिटी है, सब मेजर किया जा सकता है थ्रू दिस कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स। तो ये टेलीस्कोप्स अपग्रेड की पॉइंट यहाँ रखी गई है। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो कॉस्मिक रेज होते हैं, ये सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं, इसकी वजह से यहाँ अर्थ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का फंक्शनिंग अफेक्ट होता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स काफी सारे बिगड़ जाते हैं, यूएस में भी काफी लॉस होता है, एस्टिमेटेड है। तो ये अगर पहले से पता हो कि सोलर स्टॉर्म कब होने वाला है तो वो स्विच ऑफ कर सकते हैं हम सारा, तो ये उसको सेव कर रख सकते हैं हम। तो वही है, प्रिसाइज प्रिडिक्शन जरूरी है। तो वो ये टेलीस्कोप्स इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। अगला न्यूज आइटम है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। तो ये वही है, सोलर स्टॉर्म्स जो आते हैं ये सन पे होते हैं, सोलर स्टॉर्म्स। और ये सोलर स्टॉर्म्स जब होते हैं सन पे, तो यहाँ पे अर्थ पे चार्ज पार्टिकल्स के बर्स्ट आते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब तो होता है, पर इसके अलावा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पोलर रीजन जो आयनोस्फीयर पे डिक्रीज होते हैं, इसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन, नेविगेशन आर्कटिक पे ये इम्प्रूव हो सकती है। तो वो यहाँ पे उस बारे में लिखा गया। फिर अगला है व्हाट इज वर्नल विंडो। तो वर्नल जो है, तो ये वर्नल विंडो मतलब जब स्प्रिंग आती है, तो विंटर खत्म होकर जब स्प्रिंग आती है, तो वो जो ट्रांजिशन फेज होता है, शिफ्ट जो हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको वर्नल विंडो कहते हैं। तो अब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, स्टडी से ये समझ में आ रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इस स्टडी से ये सामने आ रहा है कि अब ये वर्नल विंडो जो है, इसका टाइमिंग और ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, और इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो टाइमिंग मतलब कब वर्नल विंडो होगा, कब ये ट्रांजिशन होगा, और कितनी देर लगती है ट्रांजिशन करने को। तो ट्रांजिशन पहले जल्दी हो जाता था, अब ये विंडो बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है। विंटर मतलब स्नो मेल्ट होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होते हैं, तो उस सबको अभी टाइम लग रहा है आइस मेल्टिंग को। तो इसको रीजन क्लाइमेट चेंज को ही इसको कहा जा रहा है, इसका रीजन क्लाइमेट चेंज। फिर अगला न्यूज आइटम है मोर टाइगर रिजर्व्स इन उत्तराखंड इंडिया।
तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व्स है, कॉर्बेट और राजाजी। अब 2 और टाइगर रिजर्व्स यहाँ होने वाले, बनने वाले, डिक्लेयर किए करने वाले। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूज में पहले भी आ चुका है, अब फिर से ये आर्टिकल था। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुराई रेंज, ये 2 नए टाइगर रिजर्व आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है कंट्री का, सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कर्नाटका में, सेकेंड है उत्तराखंड। फिर अगला न्यूज आइटम है बायलैटरल एक्सरसाइजेस गिव फ्रेश पुश टू इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइम्स। तो इंडिया बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी सारी कंट्रीज के साथ कर रही है। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए किया जाता है कि जब दोनों को जॉइंट ऑपरेशन करना हो तो दोनों मिलिट्रीज एक दूसरे के साथ फंक्शन कर सके। तो काउंटर इंसर्जेंसी में, जंगल वॉरफेयर में ये फोकस करके ये सारी एक्सरसाइजेस की जाती है अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो फिलहाल भी 4 कंट्रीज के साथ हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो फिलहाल चल रही है, रिसेंटली कंक्लूड हुई है। नेपाल, ओमान, सिंगापुर और यूएस। नेपाल के साथ जो एक्सरसाइज है वो सूर्य किरण एक्सरसाइज, ये उत्तराखंड में हो रही है। अल नगाह 2 जो है ये ओमान के साथ, हिमाचल प्रदेश में, पहले भी न्यूज में था अल नगाह 2। तो ये वेस्ट एशियन कंट्री ओमान के साथ हो रही है। फिर जो सिंगापुर के साथ हो रही है और ये यूएस के साथ हो रही है। तो सिंगापुर के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये सिंगापुर के साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हो रही है। और यूएस के साथ भी जो एक्सरसाइज हो रहा है यहाँ जोधपुर में हो रही है। तो ऐसे काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी सारी कंट्रीज के साथ करते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑल सेट टू ईज ट्रैवल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया अपना लॉन्गेस्ट रोड टनल सो फार बना रहा है। तो ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे बनाया जा रहा है। तो ये 9.2 किलोमीटर ट्यूब टनल होगा और ये कंट्री का फर्स्ट टनल होगा जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स यूज किए जाएंगे फॉर कम्युनिकेशन, फायर कंट्रोल, वेंटिलेशन वगैरह। तो ये टनल कंट्रोल सिस्टम जो है वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे होगा। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, मिनिस्ट्री टू ग्रेड कोल इंडिया माइंस। तो कोल मिनिस्ट्री की आउटपुट है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी कोल माइंस को ग्रेडिंग देगी। पहले ये कोल माइंस ग्रेडिंग जो है वो कोल इंडिया CIL, कोल इंडिया लिमिटेड खुद करती थी। तो कोल में मोनोपोली है, कोल इंडिया लिमिटेड ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो इसमें फंक्शन करती है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि क्वालिटी के ऊपर काफी सारे कंप्लेंट्स आती है फ्रॉम पावर एंड नॉन पावर सेक्टर जो कोल कंज्यूमर्स है उनसे। तो इसीलिए ये क्वालिटी ग्रेड मिसमैच है, इसीलिए यहाँ पे अब एक्सटर्नली ग्रेडिंग की जाएगी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।